Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, this is the topic for today. Yesterday, exercise 4.1 was over. All the 4 word problems and the previous questions. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया 2 days बिफोर, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया. आज कौन एब्सेंट है? वो पूर्णिमा कहाँ गई? ओके. सो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पूरा कर लिया है. अब जैसे इक्वेशन समझ गए कि इक्वेशन किस टाइप की है, क्या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगला पार्ट आता है उसको सॉल्व कैसे करें. दैट मीन्स सॉल्यूशन. दैट मीन्स सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है मेरे पास 3x² - 10x + 7 = 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? है. तो अब कोई कहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इसका सॉल्यूशन बता. तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करूं, दो जगह x है तो दो जगह प्लेस करनी पड़ेगी, जिससे ये LHS और ये RHS इक्वेट हो जाए, बराबर हो जाए. ठीक है. तो x की उस वैल्यू को सॉल्यूशन बोलते हैं. समझे? x की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. अब लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में हम उसको जनरली सॉल्यूशन बोलते थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में हम सॉल्यूशन तो बोलेंगे ही, पर साथ में एक नाम और दिया गया है, वो है रूट्स. क्या नाम दिया गया है? रूट्स. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ही रूट्स सॉल्यूशंस होते हैं. मतलब सॉल्यूशन को रूट भी बोला जाता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकलेंगे, जिससे LHS RHS इक्वल हो जाएंगी, उसको क्या बोला जाएगा? रूट्स भी बोला जाएगा. बट किसी और चैप्टर के लिए सॉल्यूशन रूट नहीं होगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ही होगा. यानी कि पिछले चैप्टर लीनियर इक्वेशन में हम सॉल्यूशंस को रूट्स नहीं पुकार सकते, सॉल्यूशंस ही बोलना पड़ेगा. ठीक है. आप यहां पे देख पा रहे होंगे, एक लाइन लिखी हुई है. इन जनरल, a real number alpha is called a root of the quadratic equation ax² + bx + 0 if x = alpha is a solution of the quadratic equation, या फिर अल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर अल्फा नाम का नंबर, रियल नंबर, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको क्या कहेंगे? हम रूट कहेंगे. क्या कहेंगे? रूट कह सकते हैं, या फिर क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे. क्लियर? ये अल्फा है, इसको ए मत पढ़ना. ये क्या है? अल्फा. ठीक है. एक ग्रीक लेटर है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा. ये सब अभी इंट्रोड्यूस होंगे हमारे. क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब सवाल ये आता है कि सॉल्यूशंस या रूट्स कुछ भी कह सकता हूं मैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मैं कुछ भी कह सकता हूं, राइट? ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी सीखा था. अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है. क्या चल रही है? लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी सीख के आए. तो वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा था, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ये थी, राइट? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी सीख के आए हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये की यही है. बस उसको इक्वेशन फॉर्म देने के लिए हम क्या कर देते हैं? = 0. तो ये तो है इक्वेशन, वो है पॉलिनोमियल. ये तो है इक्वेशन, वो है पॉलिनोमियल. याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो रूट्स होते हैं. क्या होते हैं? पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो रूट्स होते हैं, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं होते, जीरोस होते हैं. क्या होते हैं? हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में जीरोस निकाल के आए ना. और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सेम होते हैं. यानी कि अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लो. और जीरोस निकालने का काम तो चैप्टर नंबर 2 में किया ही है, फैक्टराइजेशन मेथड से. समझ आया? और यही हमारा पहला मेथड है रूट्स या सॉल्यूशन निकालने का. क्या? फैक्टराइजेशन. आपको यकीन नहीं हो रहा तो देखो, यहां पर भी लिखा हुआ है. पढ़ो, एक बार पढ़ो. जो बात अभी अपन ने कही, इसको रिवाइज करो. नोट करिए, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस and the roots of the quadratic equation this are the, विश्वास हुआ?
उसके जीरोस और इसके रूट्स सेम है। ठीक है, वो जो पॉलिनोमियल होता था क्वाड्रेटिक, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसके तो जीरोस होते हैं, इसके वही चीज इसके रूट्स होते हैं। तो उसके जीरोस को अपन अल्फा बीटा से डिनोट कराते थे, याद करो, करते थे। तो इसके रूट्स को भी हम अल्फा बीटा से ही डिनोट कराएंगे क्योंकि है ही सेम। क्लियर हो गया यहां तक? तो अब हम नोट डाउन कर लेते हैं टॉपिक नेम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने कर लिया था, सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक। नोट डाउन करो। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर सेकंड का इंट्रोडक्शन यहां से शुरू हो चुका है। अब तक अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 इंट्रो। अब तक अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अपन किसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं? 4.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर। तो a quadratic equation can be solved using the three methods, three given methods। कितने मेथड्स का जिक्र है चैप्टर के अंदर? तीन। और तीनों के तीनों अलजेब्रिक मेथड है, कोई भी इसमें से ग्राफिकल मेथड नहीं है। अनलाइक प्रीवियस चैप्टर जिसमें एक ग्राफिकल मेथड था, इसका ऐसा कोई ग्राफिकल मेथड नहीं है। पहले मेथड का नाम है बहुप्रचलित फैक्टराइजेशन मेथड, जो अपन चैप्टर नंबर 2 में भी करके आए हैं, जिसको अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं। राइट। सेकंड मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर परफेक्टिंग द स्क्वायर मेथड। एक ही बात है, स्क्वायर को कंप्लीट करो या स्क्वायर को परफेक्ट करो, वो काम हम सेकंड मेथड में करते हैं। ठीक है। और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका भी दूसरा नाम है, और ये नाम उन आचार्य या उन मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया है जिन्होंने ये फॉर्मूला डेवलप किया। क्या नाम है उनका? श्रीधर आचार्य मेथड। हाँ, लिखना तो सारा है। हाँ, कोई बात ही नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें जो हम नहीं करेंगे, बट लिख तो लें, बता तो रहे। सेकंड वाले से भी सिखा देंगे, क्या हो गया, एक्स्ट्रा सीख लेना। आज नहीं तो कल। देखो, कोई भी चीज कभी भी ऑमिट होती है ना, कोई भी चीज कभी भी ऑमिट होती है ना, जैसे मेथड आपके ऑमिट हो गया, तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, या पर्टिकुलर सिलेबस के लिए होती है, पर्टिकुलर क्लास के लिए होती है। बट कभी भी कोई भी चीज लाइफ के लिए ऑमिट नहीं होती, लाइफ में सब आता है। तो चैप्टर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ये हमारा, अगर हम अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये घूम फिर के आएगा हमारे पास, चैप्टर नंबर 7 आएगा, इंटीग्रल्स, क्लास 12th में। फिर इसकी याद आई, यार उधर सीखा ही नहीं। ठीक है, तो लाइफ से ओमिट नहीं हो सकती। और कोई कहे सर हम 11th में मैथ्स ही नहीं लेंगे, अब बोलो क्या बोलते हो, तो भी आएगा, तो भी आएगा। कोई भी चीज कभी ओमिट नहीं होती। क्या करोगे? मैथ्स नहीं लोगे तो क्या करोगे? वो करोगे ही, बस वो कुछ करोगे ना उसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th तक की मैथ्स बेसिक मैथ्स होती है। बेसिक, बेसिक मतलब, बेसिक का मतलब पता है क्या होता है भाई? ये तो बच्चे को आना ही चाहिए, बेसिक है। ठीक है, अब बेसिक है तो फिर आना ही चाहिए, फिर वाकई में आना चाहिए। फिर आप स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं हो अगर उतना भी नहीं आता तो। ठीक है, तो वो हमारी स्किल्स हैं एक तरीके से, तो हमारी बेसिक स्किल्स हैं, इतना तो आना चाहिए, राइट। चलो आ जाओ, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका दूसरा नाम परफेक्टिंग द स्क्वायर, तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट व्हाट? श्रीधर आचार्य मेथड।
डन। चलें, अब इसमें से पहला मेथड हम कवर करेंगे सबसे पहले, और उसमें हमको करने में शायद ही दिक्कत आए, क्योंकि ये मेथड तो हम चैप्टर नंबर 2 में ही कर चुके हैं, वही जीरो से निकालते थे, तरीका वही रहेगा। बस फर्क ये रहेगा कि वहां पे प्रॉब्लम्स इजी आएंगी और इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अब तो पर्टिकुलरली चैप्टर मतलब टॉपिक आई उसी चीज का गया कि उसके रूट्स निकालो। तो जो एक्सप्रेशन हमको मिलेंगे, इक्वेशन जो हमको मिलेगी, थोड़ी सी उटपटांग टाइप की मिलेगी, बस बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी। बाकी चीज वही है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में किया। स्टार्ट करें? रेडी? ठीक है जी। हम्म, तो उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज पे आ जाओ सीधे, क्योंकि कुछ नोट्स तो है नहीं, अब तो बस तरीका है, और तरीका बताना क्या है, तरीका बता चुके हैं पॉलिनॉमियल्स में, और अभी क्वेश्चन उठा के बता देंगे। और ठीक है, रेडी? हम्म, तो आप ये लिख लो ज्यादा से ज्यादा, पहले मेथड का आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो ये लिखो, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, एक बार हेडिंग डालो, पहले मेथड का इंट्रो की हेडिंग डाल दो, उन तीनों में से भी पहले मेथड की हेडिंग डालो, देखो। और उसमें ये वाली लाइन लिख दो, उससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। The zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation x square plus bx plus c are the same। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड में वही करना है जो जीरोस निकालने के लिए करते थे, क्योंकि जीरोस और रूट्स तो सेम है। डन। चले एक्सरसाइज पे। फर्स्ट मेथड यहां से स्टार्ट होता है। स्टार्ट करें। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर, नेक्स्ट पेज हेडिंग डाल दो आप, एक्सरसाइज नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब मेथड कौन सा यूज करना है आपको? फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन ना लिखकर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते तो भी दे आर वन इन द सेम थिंग। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते तो भी एक ही बात है। समझ आया? कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है। सो पहली इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए। हियर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब खूब बना लिया आपने इक्वेशन, फर्स्ट एक्सरसाइज में इक्वेशन इक्वेशन बनाइए, अब बनी बनाई मिल गई, इनको सॉल्व करो बैठ के, ठीक है। Here the given quadratic equation is,
लिखा? चले मेथड पे। जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से आए हैं उनके लिए तो काफी आसान काम है, जो नहीं आए हैं वो बड़ा ध्यान से सुने, और जो आए हैं वो भी, उनका भी रिवाइज हो जाएगा, वो भी ध्यान से सुने। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इक्वेशन दिख रही है सबको? तो इसमें से जो तीन टर्म्स है इस इक्वेशन में, एलएचएस पार्ट में तीन टर्म्स हैं, एक क्वाड्रेटिक टर्म, एक लीनियर टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, और आरएचएस में तो जीरो ही मिलेगा हमेशा। तो इसमें से, क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कौन सी रहेगी, हमेशा लीनियर। हमेशा इनको इसी ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले क्वाड्रेटिक, देन लीनियर, देन कांस्टेंट। मोस्ट प्रोबेबली तो अरेंज करके ही मिलेगी, लेकिन नहीं मिली तो आपको पहले अरेंज करना है। हो गया अरेंजमेंट का काम। अब आप इसमें से मिडिल टर्म पकड़ेंगे, मिडिल टर्म मतलब लीनियर टर्म, मिडिल टर्म मतलब लीनियर जिसकी पावर 1 है, और उसको करेंगे स्प्लिट, उसको करेंगे स्प्लिट। अब स्प्लिट कैसे करें? जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे -3x, तो क्या मैं इधर 2x लिख दूं और इधर -5x लिख दूं? तो बताओ जरा, 2x - 5x -3x होता है? हो गया स्प्लिट। पर कोई कहे कि जरूरी है ऐसे ही स्प्लिट करो, मैं तो ऐसे करूंगा इसको स्प्लिट, x - 4x। बताओ, x - 4x भी तो -3x होता है? होता है कि नहीं होता है? कोई ऐसे भी तो कर सकता है, 10x - 13x। भाई 10 में से 13 गए तो भी तो -3 आएगा। कोई ऐसे भी कर सकता है कि 5x - 8x, 5 में से 8 गया तो भी तो -3 आएगा। अच्छा, कोई ऐसे भी तो कर सकता है, -x - 2x, -1 - 2 भी तो -3 होता है। तो यू कैन इमेजिन देयर आर इनफाइनाइट वेज ऑफ स्प्लिटिंग दिस मिडिल टर्म। बहुत सारे तरीके, अनंत तरीके हैं इसको स्प्लिट करने के। तो हम कौन से तरीके से स्प्लिट करें? सवाल है, हम कौन से तरीके से इसको स्प्लिट करें? इनमें से कौन सा करेक्ट तरीका है? इनमें से है भी या कोई और ही है? तो करेक्ट तरीका पता करने के लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, बगल में खिड़की खोल के। और ये रफ वर्क आप चाहो तो एग्जाम में सॉल्यूशन में शो भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं चाहो तो रफ में भी करके वापस आ सकते हो, दोनों ऑप्शंस। ठीक है, रफ वर्क में करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे चार चीजें लिखेंगे। कितनी चीजें? चार। a+b, a × b, a और b। याद रहे ये रफ वर्क है। ये क्या है? रफ वर्क है। तो यहाँ पे जो ये a और b लिखे जा रहे हैं, इनका अगर क्वेश्चन के अंदर कोई a और b लिखे हुए हैं तो उसे कोई लेना देना नहीं है। ये रफली हम कुछ काम करके आ रहे हैं। मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे x की जगह a आ जाए, क्योंकि इक्वेशन तो a की फॉर्म में भी हो सकती है ना, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकता है ना वो। तो आप इस a को वो वाला a मत समझ जाना, वो अलग है, वो डिफरेंट है, वो रफ वर्क है। ओके, अब रफ वर्क में क्या करना है ध्यान से सुनो। बेसिकली आपको पता बताए क्या करना है, आपको केवल इतना पता करना है कि ये दो नंबर कौन से हैं। जैसे इसमें ये दो नंबर कौन से हैं, 2 और -5। इसमें कौन से हैं, 1 और -4। इसमें कौन से हैं, 10 और -13। इसमें कौन से हैं, 5 और -8। इसमें कौन से हैं, -1 और -2। इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा, यही तो पता करना है। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहां पर ए और बी की वैल्यू निकाल के पता चलेगा। जो ए और बी की वैल्यू आएगी ना, वही करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। अब ए और बी की वैल्यू तो तब आएगी जब a+b और a×b की वैल्यू बताओ, राइट। अब a+b और a×b की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में छुपी हुई है, वहां से निकालनी है। ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालेंगे। a+b की वैल्यू तो एग्जैक्टली मिडिल टर्म जो दिख रहा है उसका कोएफिशिएंट होगा। -3 दिख रहा है, एग्जैक्टली कुछ सोचना ही नहीं है। a+b की वैल्यू की जगह क्या लिखना है, जो मिडिल टर्म दिख रहा है उसका कोएफिशिएंट। तो -3x का कोएफिशिएंट यानी कि -3। a×b की जगह क्या रखना है वो सोचो। तो अगर मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट तो रख दिया हमने, तो उसका काम तो हो गया तमाम। बचा क्या है, ये अगल बगल के बच गए। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है, -10। तो आपको इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो -10 वो आएगा वहां पर। यानी कि a+b और a×b की वैल्यूज जो हैं ये कहीं ना कहीं इक्वेशन से ही मिलेंगी। और इक्वेशन में भी जो तीन कोएफिशिएंट्स हैं, x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन्हीं के किसी न किसी कॉम्बिनेशन से मिलेगी। इतना याद हुआ। a+b कैसे मिलेगा, एग्जैक्टली मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट उठा के पुट अप करो।
ए इंटू बी कैसे मिलेगा? अगल बगल के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट करके पुटअप करो। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, दैट मीन्स हम यहां तक तो आ गए कि हमको ए प्लस बी और ए इंटू बी की वैल्यूज मिल गई, और वो वैल्यूज कुछ ऐसे होंगी। ए प्लस बी क्या होगा? -3, और ए इंटू बी क्या होगा? -10। फाइन। अब एक बार ए प्लस बी और ए इंटू बी मिल गए, तो आप इधर क्या हो रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर करके, भूल भाल के केवल और केवल ये ए और बी की वैल्यू निकालने पे लग जाओ। ये ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी तो इधर आगे का काम चलेगा, नहीं तो रुका रहेगा। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालें? मैथमेटिकल कॉमन सेंस से। वो हमको जितनी अच्छी तरीके से टेबल्स याद होंगी उतनी जल्दी से वो निकलेगा। करना क्या है? ए और बी ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करने से -3 मिलता हो, और उन्हीं दोनों नंबर को गुणा करने से -10 मिलता हो। अब आप ये उतना जल्दी सोच पाओगे जितनी जल्दी आपको टेबल्स याद हैं और जितना अच्छा आपका मैथमेटिकल सेंस है। ठीक है? ठीक है, तो सोचो, किसी कोई सोच पाया ऐसे दो नंबर्स जिनको जोड़ने से क्या मिलता हो? -3, और गुणा करने से क्या मिलता हो? -10। बोलो ऐसे दो नंबर्स। ऐसे भी हो सकता है कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, ऐसे भी हो सकता है दोनों नंबर नेगेटिव है, ऐसे हो सकता है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। तो बताओ ऐसे दो नंबर्स जिनको जोड़ने से -3 आए। बोलो। 2 और -5। 2 और -5 को सम करेंगे तो -3 आएगा, और 2 और -5 को गुणा करेंगे तो -10 आएगा। समझ आया? सोच लो, देख लो। 2 और -5 ये दो नंबर्स हो गए। इनको अगर मैं वापस लिख देते हैं, 2 और -5। देखो इन दोनों नंबर्स को अगर आप सम करो और गुणा करो तो सोचो क्या आएगा? सम करेंगे तो -3 आएगा, और गुणा करेंगे तो -10 आएगा। तो दो नंबर्स कौन से मिले? 2 और -5। एक बार आपको वो दो नंबर मिल गए तो मान लेना 90% काम आपने कर डाला। क्वेश्चन का 90% काम केवल इतना ही है, ये दो नंबर सोचना। ये सोच लिए तो आगे अब यूं ही दो ही स्टेप में काम हो जाएगा, और बिल्कुल स्मूथलेस फॉर्म में काम हो जाएगा, स्मूथली काम हो जाएगा। ठीक है? और अगर नहीं सोच पाए तो फिर अटके रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, पेन भी नहीं उठा पाओगे, आगे क्या करें? ठीक है, तो अभी तो हमको दो नंबर्स मिल गए। बोलो। एफर्टलेसली हम कर पाएंगे आगे। ए क्या है? 2, और बी क्या है? तो अब इन ऑप्शंस में देखो, एक ऑप्शन ये रहा 2 और -5 का, है ना? दैट मीन्स मैंने तुक्के से ही रखा था, लेकिन पहला ऑप्शन ही सही था। रखा तो तुक्के से ही था, बट वो पहला ऑप्शन ही मेरा करेक्ट ऑप्शन था। जरूरी नहीं है कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि इनमें कुछ ना हो, कोई और हो। ठीक है। अच्छा, अब वो दो नंबर कौन से मिले आपको? 2 और -5। तो 2 और -5 मत रख देना, इनके आगे एक्स भी लगाना। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म एक्स वाली टर्म है। मिडिल टर्म कौन सी टर्म है? एक्स वाली। अगर फर्स्ट टर्म को स्प्लिट करना होता तो x² लगाते हैं, लेकिन स्प्लिट किसको करना है? मिडिल टर्म को, जो कि एक्स वाली टर्म है। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करो, मतलब ये जो रफ वर्क है ये नोट डाउन करो। अपन स्टेप लिखेंगे नाउ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट, splitting the middle term we get अच्छा, वन मोर थिंग। लिखा? यहां तक तो लिखा? लिखो। हम्म। अभी जब हम वो दो नंबर सोच रहे थे तो दो नंबर क्या सोच पाए अपन? 2 और -5। लेकिन कोई जरूरी नहीं है 2 और -5 ही लिखें, हम -5 और 2 भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। मतलब ए की जगह ये और बी की जगह ये भी ले सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तुमको अप्रोच क्या यूज करनी चाहिए?
पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, या पहले नेगेटिव या बाद में पॉजिटिव, क्या सोचना चाहिए? तो आपको ऐसी अप्रोच यूज करनी चाहिए ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ रह जाए, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ रह जाए, अगर पॉसिबल हो सक रहा हो तो। जैसे कि देखो, ये पहली टर्म क्या है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और आखिरी टर्म क्या है, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है। अब इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कर दो और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कर दो, सही रहेगा ना? और इनकेस इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव होता तो पहले वाले को नेगेटिव और दूसरे वाले को पॉजिटिव कर देते। इस अप्रोच से चलेंगे तो जल्दी और एफर्टलेसली काम होगा। बाकी उल्टा भी कर देंगे तो काम हो जाएगा, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो स्प्लिट कर देते हैं हम अपन मिडिल टर्म को। वी गेट, तो पहली टर्म एज इट इज लिख दें, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दें, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 2 और -5 आया था, +2 -5, तो +2 की जगह क्या लिखेंगे और -5 की जगह क्या लिखेंगे, और आगे क्या है, -10 इक्वल टू 0, राइट? तो स्प्लिट करने से पहले 3 टर्म्स थी, लेकिन स्प्लिट करने के बाद कितनी टर्म्स हो गई, 4। तो 4 टर्म्स हो गई, तो हम क्या करेंगे, पहली 2 टर्म से कॉमन लेंगे जो दोनों पॉजिटिव हैं, दूसरी टर्म से कॉमन लेंगे जो दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन आता है, x, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा। देन प्लस 2x में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी कॉमन आ जाएगा। ये फायदा है नेगेटिव नेगेटिव को साथ में रखने का कि दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन आ जाता है। तो -5x और -10 में से -5 कॉमन लिया जा सकता है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लिया। अब नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो अंदर के टर्म्स पॉजिटिव बन चुकी हैं। ठीक है, तो -5x में से -5 कॉमन लिया तो +x, और -10 में से -5 कॉमन लिया तो 10/5 क्या होता है, 2, तो +2। डन? यहां तो कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब जरा सोचो, जब मैं इसको कॉमन ले रहा हूं, इस पार्ट में से जब मैं कॉमन ले रहा हूं, तब मैं क्या, मैं उस पार्ट को देख रहा हूं? जब मैं इस पार्ट में से कॉमन ले रहा हूं, तब क्या मैं उस पार्ट को देख रहा हूं, थोड़ा सा भी नहीं देख रहा हूं। और जब मैं इस पार्ट से कॉमन लेने का काम कर रहा हूं, तब मैं पिछले पार्ट को देख रहा हूं, देख रहा हूं क्या, नहीं देख रहा हूं। पर फिर भी पता नहीं कैसे ये दोनों सेम आ गए, आया नहीं आया? पता है क्यों आया? क्योंकि हमने करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे थे, कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करते और कॉमन निकाला जा सकता था। लेकिन अगर आप इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन से स्प्लिट करोगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम नहीं आएगा, और ये सेम नहीं आएगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उन सारे कॉम्बिनेशंस में से करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना जरूरी है। किसी के माइंड में बात है कि सर ये 2x और -5x वाला कॉम्बिनेशन ही क्यों चूज करूं, नीचे में क्या दिक्कत है? दिक्कत नीचे में कुछ नहीं है। नीचे दिक्कत यही आएगी कि जब आप चूज करने के बाद जब कॉमन निकालोगे ना इन दो में से, तो ये फैक्टर सेम नहीं आएगा, और ये फैक्टर सेम नहीं आएगा तो यहीं अटके रहोगे, आगे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर हो गई सारी बात? यस। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कितनी टर्म्स है यहाँ पे, कोई गिन के बताओ। इस स्टेप में एलएचएस में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 2। एक टर्म ये पूरी है, दूसरी टर्म ये पूरी है, और हर टर्म में 2 फैक्टर्स हैं, इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं और इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों का एक एक फैक्टर अगेन कॉमन आ गया, x+2, x+2। तो अगेन एक एक फैक्टर कॉमन है तो कॉमन निकालो दोनों टर्म्स में से वो x+2 वाला फैक्टर। तो जैसे ही मैंने x+2 वाला फैक्टर कॉमन लिया, तो इस वाली टर्म में तो क्या बचा, x, और उस वाली टर्म में क्या बचा, -5। समझ आया? इस वाली टर्म में क्या बच गया, ब्रैकेट लगाओ पहले, x, और उस वाली टर्म से क्या बचा, -5 इक्वल टू 0। यहां तक नोट करो, कर लिया यहां तक नोट डाउन? ओके। अब किसी के मन में ये सवाल नहीं आया कि इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा था एलएचएस साइड में, वो फैक्टराइज होके 2 फैक्टर्स में टूट चुका है। इस वाले मेथड में हम एलएचएस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, उसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करना समझते हो? उसको फैक्टर्स में तोड़ देना। जैसे 6 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 3। क्योंकि इसमें हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर देते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है सारी बात? आगे बढ़े क्या? अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है, आगे के समाचार।
कि x+2 नामक एक नंबर और x-5 एक नंबर का प्रोडक्ट, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मींस प्रोडक्ट हो रहा है, जीरो आ रहा है। अब आप खुद सोचो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा? एक ही शर्त पे आएगा, जब इन दोनों में से कोई एक जीरो हो। बोलो। आप दोनों को नॉन जीरो रख के प्रोडक्ट जीरो बना सकते हो? नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कुछ और रख के दोनों को जीरो बना सकते हो? उनका प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर प्रोडक्ट जीरो बनाना है तो दोनों में से किसी एक का जीरो होना आवश्यक है, जब भी जीरो आएगा प्रोडक्ट, अदरवाइज नो चांस। तो हम क्या करेंगे इसके आगे? हम कहेंगे भैया तुम दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है जीरो, इसका मतलब या तो x+2 वाले फैक्टर आप जीरो हो, ये तो पहला फैक्टर जीरो है, और लगाओ बीच में, और मतलब ये नहीं है तो वो होगा, या फिर x-5 वाला फैक्टर भैया आप जीरो हो। अगर आप जीरो हो तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 को उधर भेजा तो -2, और अगर आप जीरो हो तो -5 को उधर भेजा तो क्या मिला, 5। तो x की दो वैल्यूज मिल गई। बोलो, x की दो वैल्यूज मिल गई क्या? बोलो। यही x की दो वैल्यूज हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं। यही वो दो x की वैल्यूज हैं जिन्हें आप गिवन इक्वेशन में पुट करें तो LHS RHS सेटिस्फाई हो जाएंगे। पुट एक बार में एक ही करना है। जब आप -2 करोगे तो हर जगह फिर x की जगह -2 पुटअप करके देखना है, और अगर आप x की जगह -2 ना पुटअप करके 5 पुटअप करें तो हर जगह 5 पुटअप करने से भी वो जीरो बनेगा। यकीन ना हो तो करके देख लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हर चीज को प्रूव करके देखो। क्या है बताओ, x², तो x की जगह क्या पुटअप कर रहे हैं अपन, -2, तो -2 का स्क्वायर 4, उसके बाद है x की जगह -2, तो -3 इंटू -2 क्या बनेगा, +6। आगे क्या है, -10, व्हाट इज 4 + 6, व्हाट इज 10 - 10, बन गया जीरो। LHS RHS साबित हो गए इक्वल। अच्छा जी, कोई कहे कि सर -2 ना रखो, आप ये रख के देखो, 5 रख के देखो, 5 रख के देख लो, 5 का स्क्वायर 25, और -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15, और आगे गया -10, 25 -15 -10 -25, 25 -25 जीरो, मैच हो गया। तो सर दो दो क्यों आए? पहले तो एक ही आती थी एक्स की वैल्यू, अभी दो क्यों आई? बोलो हर्षिता, दो क्यों आई अभी वैल्यू? पहले तो एक्स की वैल्यू एक ही आती थी पिछले चैप्टर तक तो, इस बार दो क्यों आई? यस, क्योंकि इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो सॉल्यूशंस भी, एक्स की वैल्यूज भी दो ही मिलेंगे। क्या सीखा था, जितनी डिग्री उतने जीरोस, ये सीखा था पॉलिनोमियल चैप्टर में, जितनी डिग्री उतने जीरोस, तो जितने जीरोस उतने रूट्स, क्योंकि जीरोस ही तो रूट्स हैं, राइट? तो जितनी डिग्री उतने रूट्स। पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, तो डिग्री 1 थी, तो एक्स की और वाई की एक ही पॉसिबल वैल्यू मिल रही थी जो उनको सेटिस्फाई कर रही थी। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई, हेंस हेंस x = -2 and x = +5 are the required roots of the given quadratic equation. Given quadratic equation. Full stop. तो भैया फैक्टराइजेशन मेथड से एक सवाल हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। जिसको दिक्कत आए वो पूछो, नहीं आए तो अगला करो। अल्फाबेट, इसी को पहले जीरो को ही हम अल्फा और दूसरे जीरो को ही हम बीटा से डिनोट करा सकते हैं। मतलब नहीं, जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, गलत भी नहीं होगा, और नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही अल्फा बीटा का रोल है। उन जीरोस को जैसे अपन अल्फा बीटा कहते थे, तो इन रूट्स को भी अपन अल्फा बीटा कह सकते हैं। जनरली सुनो, जनरली जब जीरोस निकालते हैं तब अल्फा बीटा लिखना कंपलसरी है, बट रूट्स निकालते हैं एक ही चीज, बट उनका नाम बदल गया। तो जब रूट्स निकालते हैं तो अल्फा बीटा कहना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, बाकी वहां पे जरूरी है। पॉलिनोमियल चैप्टर में जब हम जीरोस निकाल रहे होते हैं तो इनको फिर अल्फा बीटा ही बोलना है उस जगह पे। ठीक है, अभी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, आप पूछो। हाँ, स्कूल में भी कंपलसरी है।
हाँ, ये ऐसा वाला एंड। अच्छा। अच्छा, मेरे को तो आज तक ऐसा सुनाई नहीं दिया कभी भी। ना कभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हाथ लगी कि इसके मार्क्स कटते हैं। उन्होंने लगाया था ना, उनके पास कॉपीज आती है क्या? हाँ हाँ, इंग्लिश में तो नहीं लगाना ना, ये तो मैथ्स है ना। वो गलत बात है ना। ये फिर है ही क्यों, बेचारे का अस्तित्व ही क्यों है? वो कॉपी चेक करते हैं बेटा, लेकिन वो इंग्लिश की करते हैं, इंग्लिश में तो नहीं लगाना, मैं खुद कह रहा हूं ना। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में मात्रा, एंड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इन चीजों के मार्क्स कटते हैं। भाई मुझे एक चीज बताओ, अभी अपन, अभी सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ, तो हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, मारवाड़ी में भी बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे मिक्स में चल रहा है सब। कभी कोई दोहा भी बोल देते हैं बीच में, कभी कोई डायलॉग भी मार देते हैं, पंच लाइन भी मार देते हैं, सब चलता है ना। लेकिन अगर मान लो ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होती और हम ऐसे बात कर रहे होते, तो आप क्या कहते हैं, ये काय की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, कहते नहीं कहते? तो अब भी कह रहा हूं तब सही है, उस क्लास में कहता तो गलत होता, होता ना। तो जो लैंग्वेज की क्लास है उसी में मात्रा की गलती करो तो, हाँ, मैथ्स की क्लास में लैंग्वेज के करेक्शंस को इग्नोर किया जा सकता है, मैथमेटिकल चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। समझे क्या? हर चीज का अपनी पोजीशन पे एक रोल होता है। तो आप जब इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, वहां पे आप ये एंड लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि ये शॉर्टकट है एंड का। ये क्या है? एंड का शॉर्टकट है। तो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में क्यों शॉर्टकट यूज करें? समझ आया? क्लियर है? अभी अपन मैथ्स में दैट इज की जगह ये लिखते हैं, दैट इज की जगह इंग्लिश में लिख के दिखाओ। नहीं लिख सकते ना? मानते हो ना? सिमिलरली मैथ्स की क्लास में आप इस एंड को लिख दोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। बाकी इंग्लिश की क्लास में तो नहीं लिखना, ऑब्वियसली नहीं लिखना। क्लियर है अभी सारी बात? ठीक है। आपको एक एक बहुत है ना, ऐसा फैक्ट बताता हूं कि आप जान के हैरान हो जाओगे। आप कभी हॉस्पिटल तो गए होंगे छोटी मोटी बीमारी में, है ना? नहीं तो टीवी में तो देखा ही होगा। बट जिस रूम की मैं बात कर रहा हूँ, भगवान ना करे किसी को उस रूम के दर्शन कभी हो, एक हर हॉस्पिटल में एक होता है ओटी, ऑपरेशन थिएटर। ठीक है? ओटी, ऑपरेशन थिएटर, जहां पे ऑपरेशन होता है, अंदर सर्जरी वगैरह होती है, तो उसके बाहर अक्सर आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर लिखा रहता है ना? ग्रामर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन थिएटर वर्ड ही गलत है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश डिक्शनरी में। ऑपरेटिंग थिएटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग थिएटर, ये वर्ड होता है। क्या होता है? अब आप पेशेंट बन के गए और आपने बाहर देखा ऑपरेशन थिएटर, अंदर जाके आप डॉक्टर से बहस करने लगे, तू काहे का डॉक्टर, तेरे को यही नहीं पता कि ऑपरेटिंग थिएटर होता है? कौन सी पढ़ाई करी है तूने? तो क्या हमारी बहस करना जायज होगा? अरे डॉक्टर का काम सर्जरी करना है, वहां जाके ऑपरेशन करना है, उसका तो काम ये नहीं है कि बाहर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है? समझ गए? यानी कि डॉक्टरी के पेशे में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं तो हैं, एंड है तो है, उसका कोई दिक्कत नहीं है तो है। लेकिन अगर आप खुद एक ग्रामरियन हो, या ग्रामर पढ़ा रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग करवा रहे हो, इस टाइप के आप फील्ड के अंदर हो, वहां पे आप गलत वर्ड का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिखाई सही वर्ड का उच्चारण करना रहे हो बच्चों को, तो आप खुद ही गलत वर्ड का उच्चारण करोगे तो बच्चे कैसे सही वर्ड का उच्चारण करें? समझ गए? क्लियर? हम कहते हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स भी नहीं होता, पास मार्क्स होता है। क्या होता है? पास मार्क्स, मेरे पास मार्क्स नहीं है। पासिंग मार्क्स का मतलब होता है गुजरने वाले मार्क्स, पासिंग करने वाले मार्क्स। तो ऐसे मार्क्स जो हमारे आगे से गुजर गए, हम पकड़ नहीं पाए हैं। कहते हैं ना, राम पास, राम वॉज पासिंग बाय माई हाउस, राम मेरे घर से पास कर रहा था, गुजर रहा था। तो पासिंग मार्क्स का मतलब क्या हुआ सोचो? गुजरने वाले मार्क्स। पास मार्क्स होता है ऐसे मार्क्स जिससे आप पास हो जाओ। ठीक है, चले हम वापस आ जाएं। Okay. हाँ जी, चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सारे बच्चे जेन्युइनली खुद से अटेम्प्ट करेंगे। सेकेंड है 2x² प्लस x-6, सरल सा है, बहुत ही इजी सा दिखाई पड़ रहा है, विथ प्रॉपर स्टेप्स।
सबसे पहले तो ये खिड़की खोल के डेटा को फिल करें, ए प्लस बी ए इंटू बी, और ए प्लस बी ए इंटू बी फिल हो जाए तो फिर ए और बी। करेक्ट। तो ए प्लस बी और ए इंटू बी की वैल्यू क्या डेटा फिल किया आपने, बताओ। ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिखी? हाँ, 1। एक्स का कोएफिशिएंट बना रहा है 1। ए इंटू बी की वैल्यू क्या लिखी? 2 × -6। 2 × -6 कितना होता है? तो सबसे पहले आप ए प्लस बी और ए इंटू बी की वैल्यूज नहीं करेक्ट पुटअप करेंगे तो ए और बी की भी करेक्ट नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले तो ये करेक्ट फिल करो। अब सवाल शुरू होता है वही क्विज का, क्विज कंपटीशन पे आ गए वापस हम। एक पजल सॉल्व करनी है जिस जो नंबर्स को जोड़ने से 1 आता हो और उन्हीं दोनों नंबर्स को गुणा करने से -12 आता हो। बोलो मीका, कर पाएगा ये क्रैक? दो नंबर्स को जोड़ने से 1 आता है, करो, सोचो। बोलो। बताओ। माइनस, और आगे दूसरा -3x + 4x, करेक्ट है क्या? बट +4x को पहले रखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव दूसरी साइड हो जाएंगे, आखिरी वाली नेगेटिव है ना। ठीक है। अच्छा देखो इधर, देखो एक बार स्क्रीन पे। अब जैसे कई बच्चों को अभी भी ये चीज क्रैक करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो और आसान तरीका सुन लो। उससे आसान तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। देखो इधर मे का, इसको पकड़ लो, 12 को या -12 को। ये सोचो 12 तो किस किस की टेबल में आता है? किस किस की टेबल में आता है बताओ? टू की टेबल में कितनी बार आता है? पर 2 और 6 के कॉम्बिनेशन से 1 नहीं बना सकते, कैंसिल। और 12 किसकी टेबल में आता है कितनी बार? और 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से 1 बना सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 1 होता है ना। तो ऐसे पकड़ लो बस, किस किस की टेबल में आते हो आप, एक एक कॉम्बिनेशन बना के देख लो, और आसान काम हो गया। ठीक है, चलो जी। तो आपने क्रैक कर दिया क्या? आप ए तो ले लोगे +4, ए तो ले लोगे +4 और बी ले लोगे -3। 4 -3 1, और 4 × -3 -12। सो इसको स्प्लिट करेंगे तो 2x² +4x -3x -6 = 0। कॉमन ले लो क्विकली। तो 2x² और 4x में से क्या कॉमन आता है? 2x। क्या बचता है? 2x² में से 2x कॉमन लो, x प्लस साइन है बीच में। 4x में से 2x कॉमन लो, 2 बचता है ओनली। अब -3x और -6 में से माइनस साइन तो कॉमन आएगा, 3 और 6 में से क्या कॉमन आएगा? 3। देखो क्या बचता है, -3x में से -3 कॉमन लो, x, और -6 में से -3 कॉमन लो, प्लस x + 2 मैच कर गया दोनों साइड। अगेन x + 2 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, और बचता क्या है? 2x - 3 = 0। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से मिले मुझे? एक तो x + 2 और दूसरा 2x - 3। ठीक है। तो x + 2 की वैल्यू 0 होगी या फिर 2x - 3 की वैल्यू 0 होगी, यही होगा। अगर x + 2 की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू सीधे सीधे मिल जाती है -2। और अगर 2x - 3 की वैल्यू 0 हुई तो यहां से 2x की वैल्यू 3 मिलती है, क्योंकि -3 उधर जाएगा। तो 2x की वैल्यू 3 मिलती है, तो x की वैल्यू क्या मिलती है? 3/2। ठीक है। तो दो हमारे पास इसके रूट्स निकल गए, x = -2 और x = 3/2 आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? कोई डाउट नहीं है? थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला?
ठीक है, चले नेक्स्ट पे। अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हौले हौले बढ़ता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या स्थिति में आ गया हम, ये कैसे सवाल आने लग गए अचानक से। ठीक है, चले थर्ड वन कर दूं उसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर ले लो आप, ये थर्ड वाला। रूट क्या लिखा है, √2x² + 7x + 5√2। अब कोशिश करो कि जितना समय इस सवाल को करने में लगा सेकंड को, उससे कम समय लगे तीसरे में, फिर कोशिश करो चौथे में उससे कम लगे, फिर कोशिश करो पांचवें में उससे कम लगे। कोशिश तो करो एटलीस्ट, मतलब अपने आप से वादा करो कि अब देखो इसको उससे भी जल्दी करके दिखाती हूँ मैं, है ना। हाँ जी, √2x² + 7x + 5√2 = 0। पहला काम क्या, पहला काम क्या होगा, a + b ab यहां से निकाल के और a और b सोचना, क्योंकि वो सोच पाए तो ये आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। ये कटु सत्य है, बैठे ही रह जाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दूसरी लाइन तक नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, सोचो खड़ा हो, जब तक मैं साफ सफाई कर लेता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान। आंसर ही आ गया। अच्छा, ए और बी आ गए। चले, रेडी, ओके। सो a + b की वैल्यू क्या लिखी मोनिका? +7। ठीक है, a × b की वैल्यू क्या लिखी? अगल बगल का प्रोडक्ट, यानी √2 को किससे गुणा करना है? 5√2 से। √2 को किससे गुणा करना है? 5√2 से। तो √2 × √2 क्या होगा? 2। √4 होगा जो 2 बन जाएगा, और 2 5 का क्या होगा? 10। तो a × b क्या बन गया? 10। तो वो दिखने में ही रूट वाला था। अब देखो कहाँ है, 7 और 10 सोचना है, और 7 और 10 सोचने से बिल्कुल सिंपल, तो और क्या होगा? 7 और 10 सोचने से आसान तो क्या होगा? 2 और 5, 5×2 = 10 होता है, 2×5 = 10 होता है, चाहे मर्जी है जो ले लो। तो 2 और 5 ले लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे अगले में देखो 5 दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो 5 5 वाले एक साथ हो जाएंगे और 2 2 वाले एक साथ हो जाएंगे। डन। चलो जी, ये मिल गया। करो अब स्प्लिट। √2x² विल रिमेन द सेम। 7x को लिख दिया मैंने 2x + 5x, और आखिरी वाली टर्म विल रिमेन द सेम, = हो गया 0। कॉमन लेना शुरू करें, तो √2x² और 2x में से क्या कॉमन आएगा? तो पहले तो नंबर नंबर में से कॉमन देखो, √2 और 2 में से क्या कॉमन आएगा? √2 और 2 में से क्या कॉमन आएगा? √2। बेटा 2 के अंदर 2 √2 छुपे हुए हैं ना, भूलते क्यों हो? 2 को ऐसे मसलेंगे ना तो 2 √2 निकलेंगे, क्योंकि √2 × √2 होता है ना। अभी आपने ही तो बोला √2 × √2 होता है, तो 2 को वापस फैक्टराइज करेंगे तो √2 और √2 2 √2 नहीं निकलेंगे क्या?
तो इसके पास 2√2 है, इसके पास एक ही √2 है, √2 तो कॉमन आया ना, आया नहीं आया, बोलो। तो √2 आ गया कॉमन, और x² और x में से x कॉमन, फाइन। अब अंदर चलते हैं, तो √2 x² में से √2x कॉमन आया, तो √2 से √2 कट गया, और x² और x में से x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, सिंगल x। प्लस आगे चलो, 2 में से √2 तो बाहर निकाल दिया, तो अंदर एक √2 बच गया, और x तो एक ही x था जो बाहर आ गया, तो कुछ बचा ही नहीं अंदर। इधर आओ, 5x और 5√2 में से 5 कॉमन आ जाएगा, आएगा, अंदर क्या बचा, x, और 5√2 में से 5 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, √2। चेक करो, x प्लस √2, x प्लस √2 मैच कर गया ना। इस स्टेप पे आके मैच कर लिया करो, इस स्टेप पे आके मैच कर लिया करो कि सेम आया कि नहीं आया। अच्छा एक बार स्क्रीन पे देखो, इस स्टेप पे आने के बाद अगर कंफ्यूजन हो कि हमने सही किया है कि गलत किया है, तो हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करके, √2x को x से मल्टीप्लाई करो, √2x को x से मल्टीप्लाई करो, मिल गया। √2x को √2 से मल्टीप्लाई करो, 2x मिल गया। 5 को x से मल्टीप्लाई करो, मिल गया, और 5 को √2 से मल्टीप्लाई करो, तो दोबारा मल्टीप्लाई करके अगर ऊपर के चारों लोग मिल रहे हैं, दैट मींस हमने सही किया है। ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका, राइट। चलो जी, तो x प्लस √2, x प्लस √2 अगेन कैन बी टेकन आउट एज कॉमन क्वांटिटी, और आगे क्या बचा, √2x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 लगाना कई बच्चे भूल जाते हैं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्चुअली इज इक्वल टू 0 का तो कोई रोल इंपॉर्टेंट दिखाई नहीं दे रहा, हम जो कर रहे हैं इधर ही तो कर रहे हैं, लेकिन इसको लिखना भूल गए तो वो मार्क्स देना भूल जाएगा एग्जामिनर, ठीक है, तो इसको लिखना मत भूलिएगा, राइट। हाँ जी, तो इसका मतलब हो गया या तो x प्लस √2 भैया आप 0 हो, और या फिर आप 0 हो, दोनों में से एक को तो होना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट 0 कैसे आएगा, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस √2 है इधर, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, -√2, और इधर पहले √2x की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी, 5 उधर जाएगा तो -5, और वहां से x की वैल्यू निकालोगे तो √2 से डिवाइड करा देंगे, -5 डिवाइडेड बाय √2। अब एक बार आंसर देखो, यही दो है क्या, मैच कर लिया, मैच कर लिया आंसर की से, तो x इक्वल टू -√2 एंड x इक्वल टू -5 बाय √2, -√2 -5 बाय √2 आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक अगला और करेंगे, नोट करो फटाफट। फोर्थ वन, अब क्योंकि रूट का जिक्र चल रहा है तो किस चीजों से बचना है वो सुन लो, भूल के भी कभी ये माइनस रूट के अंदर मत ले आना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना है 10वीं क्लास तक, 11वीं में आएगा आराम से, तो आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं 11th सीखना, लेकिन 10th क्लास तक रूट के अंदर नेगेटिव आया मतलब आपने बहुत घोर पाप कर दिया, ऐसे मानो, ठीक है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, है ना। अब उसको फिर टैकल करना है 11th में सीखेंगे, मैथ्स लोगे तो, नहीं लोगे तो हमेशा सोचते रहोगे कि उस नंबर का क्या हुआ था, फिर वो हमेशा एक सस्पेंस बना रहेगा। दूसरी चीज, आप कई बुक्स में इसका आंसर देखोगे तो -5√2/2 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, -5√2/2, ये नहीं आ रहा होगा, ये तो आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा। वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते, तो अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको रैशनलाइज करके ऊपर पहुंचा देते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -5√2, और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2, तो आंसर क्या बना, -5√2 डिवाइडेड बाय 2, तो नीचे 2 बना ना, यानी रैशनल बन गया, तो और नीचे वाला इरेशनल ऊपर चला गया, ठीक है। तो वो लोग बस ऐसे कहते हैं कि यार नीचे ना रैशनल नंबर दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको रैशनलाइज करके ऊपर पहुंचा दो, क्लियर है। तो अगर वो वाला आंसर गिवन हो तो वो और वो सेम ही है, वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है।
क्लियर है दोनों बातें? क्लियर? क्या क्वेश्चन में ही इरेशनल आ जाए तो अगर आप इरेशनल के साथ ही सॉल्व कर सकते हो तो कर दो, और अगर नहीं हो रहा है तो रैशनलाइज करके कर दो। ठीक है? और अगर इरेशनल फॉर्म में सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो फिर रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। हाँ जी, फोर्थ वन। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। अब देखो, यहां पर एक फ्रैक्शन है हमारे सामने। क्या है? फ्रैक्शन। क्या है? अब अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है? बातें नहीं। अगर हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो पहले हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें फ्रैक्शन से आप थोड़ा बचने की कोशिश करें, अगर है तो उसको भगा दो। हाँ, जो अगला मेथड हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें तो फ्रैक्शन आ जाए, कोई भी आ जाए, सब चलेगा। उसमें उसको फ्रैक्शन को भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, इस वाले मेथड में फ्रैक्शन से बचे नहीं। अगर हम फ्रैक्शन को नहीं भगाते हैं तो उधर जो वो खिड़की खुलेगी और वहां पे जो कैलकुलेशन होगी ना, वो काफी हैक्टिक होगी। तो उसको सरल करने के लिए हम यहाँ से फ्रैक्शन को हटा देते हैं। अब फ्रैक्शन हटाते कैसे हैं? एक ही फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर 8 है, तो क्यों ना पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया? अगर पूरी इक्वेशन को 8 से, किसी भी इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा हूं। पॉलिनोमियल को मत कर देना जबरदस्ती 8 से गुना। ठीक है? इक्वेशन जिसमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस गिवन हो, उसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकते हो, पर सेम नंबर से। इधर 8 से तो इधर भी 8 से, इधर 2 से तो उधर भी 2 से। तो मैं इसका डिनोमिनेटर भगाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो हम पहली लाइन मतलब पहले हम इसको इजी बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8 वी गेट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8 लिखो। एक पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8 वी गेट, वी गेट सो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो बताओ, 2x² को 8 से करो। 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ गए? सबको 8 से करना है। एलएचएस में जितने भी लोग हैं सबको, और आरएचएस में भी जितने भी लोग हैं सबको। तो 2x² को 8 से मल्टीप्लाई करो, 16x²। फाइन। माइनस x को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8x। प्लस 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 करके क्या बचेगा? 1। और 0 को 8 से करो, 0। तो गया ना डिनोमिनेटर गायब। अब आपकी कंफर्टेबल सिचुएशन वाली इक्वेशन मिल गई, जिसके आगे का काम आप करना जानते हो। जानते हो? करो। वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और वही खिड़की खोलनी है, और वही सब सोचना है। a प्लस बी क्या आएगा बताओ? -8। a इंटू बी क्या आएगा बोलो? 16। दो नंबर बताओ। +4, -4 +4 कितना होता है? 0 हो जाता है वो तो। -4 -4, दोनों नंबर -4 आएंगे। अच्छा जी, जब भी ये दोनों नंबर सेम आ जाए, जैसा कि इस केस में आ गए, तो एंड में रूट्स भी सेम आएंगे। समझे? यहां पे सेम आ गए ना ये दोनों, तो अब जो रूट्स आएंगे, रूट्स ये आएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही रूट्स आएंगे, रूट्स जो भी आएंगे पर सेम आएंगे, आपस में सेम आएंगे। क्लियर? ठीक है, ये हिंट मिल गया कि इसके रूट सेम आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट, वो एक लाइन लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट, स्प्लिट करते हैं तो 16x² विल रिमेन द सेम। -8x को स्प्लिट करेंगे तो -4x, दूसरा भी -4x, +1 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो। लेट्स टेक आउट द कॉमन थिंग। 16x² और -4x में से क्या कॉमन आएगा? 4x।
अंदर क्या बचता है? 16x² में से 4x कॉमन लिया तो 4x, और 4x माइनस है 4x में से 4x ही कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1। अब आगे क्या करें वो सोचना है अच्छे से। देखो आगे क्या है, -4x+1। तो -4 और 1 में से तो 1 ही कॉमन आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कॉमन ले लूं, तो अगर मैं 1 कॉमन लूंगा तो अंदर वाली चीज सेम टू सेम ही रह जाएगी, कुछ कॉमन लिया ही नहीं ना एक तरीके से। पर ऐसा करने से ये दोनों मैच नहीं हुए, चेक करो, नहीं हुए। तो क्या करें कि ये दोनों मैच हो जाए? +1 की जगह -1 कॉमन ले लें। अब जल्दी से इस चीज को कैसे पकड़ेंगे? ऐसे हम करें फिर गलती हो जाए फिर काटें, इस चीज को कैसे पकड़ें? तो करते टाइम इस चीज पे गौर करना कि जो पहली दो टर्म्स है उनका ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यही ट्रेंड अगली दो टर्म्स का भी होना चाहिए था, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन नहीं है। क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव है। भाई इन दो टर्म्स का ट्रेंड क्या है? प्लस माइनस। तो ये भी तो प्लस माइनस होनी चाहिए थी, तभी तो सेम बचेंगे। लेकिन ये क्या है? प्लस माइनस का उल्टा, माइनस प्लस। तो जब भी उल्टा आ जाए तो आप जो भी चीज कॉमन ले रहे हो, जो भी ले रहे हो वो नेगेटिव में ले लो। जैसे 1 कॉमन ले रहे हो तो नेगेटिव का 1 ले लो, 2 कॉमन ले रहे हो तो नेगेटिव का 2 कॉमन ले लो, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लेते ही अंदर का ट्रेंड अपोजिट हो जाएगा, माइनस प्लस से क्या बन जाएगा? प्लस माइनस बन जाएगा। तो ये करते करते ही आप एनालाइज कर लो, समझे क्या? ओके। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग +1 एज कॉमन वी विल टेक -1 एज कॉमन। -1 एज कॉमन लेते ही ये हो जाएगा प्लस और वो हो जाएगा माइनस, मैच हो गए दोनों, समझे? 4x-1, 4x-1 again can be taken out as common, और 4x-1 कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा? 4x, और वहां से क्या बचा? -1। यहां से क्या बचा? 4x, और वहां से क्या बचा? -1। तो अगेन 4x-1, अच्छा फैक्टर्स भी सेम आएंगे, देखो वहां पे सेम आया ना, वहां पे सेम आया ना, तो फैक्टर्स भी सेम आएंगे, और फैक्टर्स भी सेम आएंगे तो रूट्स भी सेम आएंगे। क्लियर? तो या तो ये वाला 4x-1 0 है, और वो वाला 4x-1 0 है। तो यहां से 4x की वैल्यू 1, वहां से भी 4x की वैल्यू 1, और 4x की वैल्यू 1, तो यहां से x की वैल्यू 1/4, तो वहां से भी x की वैल्यू 1/4। सो या हेंस x इक्वल टू 1/4, एंड दूसरा वाला भी x इक्वल टू 1/4 आर द। अब जब भी ये दोनों सेम आ जाए तो यहां पे आर द रिक्वायर्ड के आगे एक वर्ड लगा दो, इक्वल, क्योंकि ये रूट्स अब की बार इक्वल है। और इक्वल का उल्टा होगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, हम चैप्टर के एंड में सीखेंगे। जैसे अपन ने सॉल्यूशंस पढ़े थे उसके, लीनियर इक्वेशन के 3 तरीके के सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन कौन सा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वैसे इन रूट्स के भी नेचर है, उन सॉल्यूशंस का भी नेचर था ना, इन रूट्स का भी नेचर है। तो ये नेचर है इनका कि ये दोनों इक्वल है। और इससे पहले के जो सवाल किए थे उसमें अलग अलग थे, वो दूसरा नेचर है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो ये चैप्टर होने के बाद हम इसके भी नेचर पढ़ेंगे कि कितने टाइप का नेचर होता है, डिस्टिंक्ट रूट्स भी होते हैं, इक्वल रूट्स भी होते हैं। तो अब तक डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे थे, लेकिन अभी कैसे मिले? इक्वल। तो डिस्टिंक्ट के केस में लिखो या ना लिखो, लेकिन इक्वल के केस में जरूर लिखना। क्यों? क्योंकि इक्वल वर्ड मेंशन नहीं करोगे तो टीचर समझेगा कॉपी पेस्ट कर दिया, एक ही निकाला है बच्चे ने, दूसरे ने निकाला ही नहीं, दूसरा वाला निकाला ही नहीं। और इक्वल लिख देंगे तो इंप्रेशन क्या जाएगा कि बच्चे को पता है कि दोनों ही निकाले हैं, तो इक्वल लिखना मेरी क्या गलती? समझे क्या? ओके। 5th क्वेश्चन होमवर्क करना, ठीक है? कल से इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इजी सा है, तो होमवर्क हो जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, कल बताना फिर क्या हुआ इसमें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।